नमस्ते। मैं आज रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में बताऊंगी जो शास्त्री के आधुनिक पत्र से लिया गया है। रीति शब्द की उत्पत्ति रिंग धातु में कितनी प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका शब्दार्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली आदि। हिंदी में रीति शब्द काव्य रचना पद्धति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर रीति का तात्पर्य लक्षण को ध्यान में रखकर रचा गया काव्य है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीतिकालीन काव्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से पूर्ण सामंजस्य रखती है। इस काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई, अतः उसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। समन्वय सामान्य रूप से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्न कई बिंदुओं में पर देखा जा सकता है, जैसे रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्र की जानकारी करना और पांडित्य प्रदर्शन करना ही इन ग्रंथों के रचयिताओं का मूल उद्देश्य रहा है। केशव दास की कवि प्रिया, मती राम का ललित ललाम, भूषण का शिवराज भूषण, देव का रस विलास आदि रीति निरूपक ग्रंथ हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की, तथापि इनमें मौलिकता का उद्भाव का नितांत अभाव साफ लक्षित होता है। अगला बिंदु श्रृंगारिकता है। इस काल में भक्तों के राधा कृष्ण श्रृंगारी कवियों के हाथों में पड़कर साधारण विलासी नायक नायिका मात्र रह गए। उन्हीं को आलंबन बनाकर रीतिकालीन कवियों ने अपनी उत्कृष्ट श्रृंगार भावना की कलापूर्ण व्यंजना की है। इस काल के सामंत एवं राजा सुरा सुंदरी एवं विलासिता के राग रंग में डूबे रहते थे। श्रृंगार वर्णन ही रीतिकाल के कवियों का प्रमुख उद्देश्य था। रीतिकालीन काव्य में जहाँ प्रेमी प्रेमिका का मिलन दिखाई देता है, वहीं तीज के पर्व पर नायिका के मानसिक उल्लास का वर्णन भी किया गया है, जैसे काम झूले उड़ में उड़ोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। आगे अलंकरण की प्रधानता। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता श्रेष्ठ है। उचित चमत्कार द्वारा पाठक या श्रोताओं पर अपना प्रभाव कवियों का मुख्य उद्देश्य था। कविता का मुख्य विषय तो श्रृंगार ही है, किंतु रूप, आकार और सजावट के लिए अलंकार को भी अपनाया गया है। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। केशव दास ने कहा है, भूषण बिनु न बीरा जई, कविता बनिता वित्त। आगे आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राज दरबारों के माध्यम के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर जैसे सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे, अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव का भवानी विलास, बिहारी का सतसई, भूषण का शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी आदि कृतियाँ अपने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में रचित है। भक्ति और नीति के क्षेत्र में भी रीतिकाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। रीतिकाल में जहाँ एक ओर श्रृंगार परक भावनाओं का वर्णन मिलता है, वहीं यत्र तत्र भक्ति और नीति से संबंधित सूक्तियाँ भी देखने को मिलती है। इस काल के कवियों में भक्ति तो कविताई का एक बहाना है। भक्ति के बारे में इसकी सोच थी, अर्थात भिखारी दास कहते हैं कि रीझी है सुकवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। इस प्रकार बिहारी, रहीम के अतिरिक्त वृंद गिरधर दास ने नीति संबंधी काव्य की रचना की। अतः रीतिकालीन कविता में यद्यपि श्रृंगार रसों की प्रधानता है, किंतु भक्ति और नीति का भी निरूपण अत्यंत मार्मिक और रोचक है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण प्रायः उद्दीपन और अलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोग काल में सुखद और वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित हुई है।
परंपरागत रूप से षड्ऋतु वर्णन एवं 12 मासे का चित्रण भी इन कवियों ने किया है, तथापि उसमें नवीनता का अभाव है। रीतिकालीन प्रकृति चित्रण में सेनापति का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आगे है मुक्तक काव्य की रचना। रीतिकाल में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तथापि रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की और अपनी रुचि प्रदर्शित की है। जब राज दरबारों में कवि दंगलों का आयोजन किया जाता था और दूसरे से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो, वहाँ प्रबंध रचना की प्रवृत्ति पनप नहीं सकती। मुक्तक काव्य की रचना के प्रमुख दो कारण हैं। जैसे इन कवियों ने आश्रयदाताओं में लंबे प्रबंध काव्य सुनने का धैर्य नहीं था, इसलिए कवि अत्यल्प पदों में उनका मनोरंजन करते थे। इन कवियों में जीवन का सर्वांगीण चित्रण करने की क्षमता नहीं थी, वे केवल स्थूल सौंदर्य को लेकर काव्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। आगे है ब्रजभाषा का प्रयोग। भक्ति काल में ब्रजभाषा कृष्ण काव्य तक ही सीमित रही। वह रीति काल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत में एक छत्र शास्त्र करती रही। ब्रजभाषा का जो सुंदर, मधुर, सुसंस्कृत और निखरा रूप इन कवियों ने प्रस्तुत किया, वह अद्भुत और ऐतिहासिक है। आगे है कला पक्ष की प्रधानता। इस युग में रचित काव्य के कला, बाह्य उपकरण, अलंकार, छंद आदि का सम्यक निर्वाह हुआ है। कवि की दृष्टि काव्य की आत्मा रस से हटकर कला की ओर गई है। इस काल में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि बात कैसे कही जाए, न कि क्या कही जाए। आगे है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कुछ कवियों में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, कला, चित्रकला, नीतिशास्त्र और काव्यशास्त्र आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। इस प्रकार रीतिकाल में अनेक प्रवृत्तियों का समावेश किया गया है।